नमस्कार। आज मैं आपसे एक बहुत सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि कुछ साल पहले $1 खरीदने के लिए 60-65 रुपए देने पड़ते थे, फिर 70 हुए, फिर 80 हुए, फिर 90 हुए, और आज हालत ऐसे है कि $1 खरीदने के लिए लगभग 96 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो क्या आपको सच में फ़र्क पड़ता है? क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि अरे भाई हमें क्या, हम तो डॉलर कमाते नहीं हैं। लेकिन दोस्तों, यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है ना। क्योंकि रुपया सिर्फ एक करेंसी नहीं है। रुपया आपकी मेहनत है, रुपया आपकी सैलरी है, रुपया आपकी बचत है, रुपया आपके बच्चों की फीस है, रुपया आपके घर का राशन है। और जब रुपया कमज़ोर होता है तो सिर्फ चार्ट पर लाइन ऊपर नीचे नहीं होती, बल्कि धीरे धीरे आम आदमी की जेब कमज़ोर होने लगती है। पेट्रोल महंगा होने लगता है, डीजल महंगा होने लगता है, ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, फिर सामान महंगा होता है, फिर महंगाई बढ़ती है, और आखिर में बिल कौन भरता है? ना कोई मंत्री, ना कोई अरबपति। सबसे ज़्यादा असर पड़ता है उस आदमी पर जो हर महीने सैलरी का इंतज़ार करता है। मुझे हमेशा एक बात अजीब लगती है। जब देश की जीडीपी आगे बढ़ती है, जब देश में एक्सप्रेसवे बनते हैं, जब विदेशी निवेश आता है, तो उसका श्रेय तो सरकार लेती है, और लेना भी चाहिए, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन जब रुपया गिरने लगता है, तब कहा जाता है कि जनता पेट्रोल बचाए, जनता सोना ना खरीदे, जनता विदेश ना जाए, जनता ये करे, जनता वो करे। तो फिर सवाल उठना लाजमी है ना, अगर सफलता सबकी नहीं थी तो विफलता सिर्फ जनता को कैसे हो गई? और यही सवाल आज के पूरे वीडियो का आधार है। आज हम सिर्फ समस्या की बात नहीं करेंगे, आज हम समझेंगे कि रुपया गिर क्यों रहा है, इसकी असली वजह क्या है, सरकार की क्या जिम्मेदारी है, जनता की क्या जिम्मेदारी है, और आखिर इसका समाधान क्या हो सकता है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से 4 अपीलें की थी। पहली, जहां संभव हो वर्क फ्रॉम होम करें। दूसरी, कुछ समय के लिए सोना खरीदना कम करें। तीसरी, विदेश यात्राओं को टालें। और चौथी, खाद के इस्तेमाल में सावधानी बरतें। पहली नज़र में देखें तो ये सारी बातें बिल्कुल तर्कसंग लगती है। अगर कम पेट्रोल जलेगा तो कम तेल आयात होगा, अगर कम सोना खरीदा जाएगा तो कम डॉलर बाहर जाएंगे, अगर विदेश में कम जाएंगे तो डॉलर की मांग कम होगी, अगर खाद कम आयात करनी पड़ेगी तो विदेशी मुद्रा बचेगी। सुनने में यह सब सही लगता है, लेकिन यही से तो विवाद शुरू होता है ना। क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल है, क्या देश की हर समस्या का समाधान आखिर आम आदमी से ही क्यों शुरू होता है? क्या हमेशा बलिदान जनता ही दे? क्या सरकार सिर्फ सलाह देने के लिए है, या उदाहरण के पेश करने के लिए भी है? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि प्रधानमंत्री को सलाह गलत है। असल में आर्थिक दृष्टि से देखें तो ये सलाह सही है, लेकिन लोगों की समस्या को सलाह नहीं है। लोगों की समस्या उस भावना से है जहां हर बार जिम्मेदारी नीचे की तरफ धकेल दी जाती है, और शायद इसी वजह से पूरे मुद्दे पर इतनी चर्चा हो रही है। आखिर सोना इतनी बड़ी समस्या क्यों बन गया? अब चारों सुझावों में सबसे ज्यादा विवाद जिस बात पर हुआ वो था सोना। क्यों? क्योंकि भारत में सोना सिर्फ एक गहना नहीं है। भारत में सोना भावनाओं से जुड़ा हुआ है। शादी हो, त्योहार हो, बेटे का भविष्य हो, या बुरे वक्त की सुरक्षा, सोना भारतीय परिवारों के लिए एक सिर्फ एक निवेश नहीं होता, कई परिवारों के लिए एक इमरजेंसी फंड होता है। लेकिन अब अर्थशास्त्र की नज़र से देखिए, भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 90% सोना आयात करता है। यानी सोना भारत में पैदा नहीं होता, उसे बाहर से खरीदना पड़ता है, और बाहर से खरीदने के लिए रुपए नहीं चलते, डॉलर चलते हैं। आप ज्वेलरी शॉप में रुपए देते हैं, लेकिन ज्वेलर विदेशी सप्लायर को डॉलर देता है ना। यही से कहानी शुरू होती है। पिछले साल भारत ने लगभग $72 बिलियन का सोना आयात किया। सिर्फ सोचिए, $72 बिलियन। यह कोई एक छोटी रकम नहीं है। अगर आप भारत के आयात का डेटा देखें तो तेल के बाद सबसे बड़ा खर्च सोने पर होता है। और फिर उस सोने का क्या होता है? उसका बड़ा हिस्सा बैंक लॉकर में चला जाता है। वो फैक्ट्री नहीं जा बनता, वो रोजगार नहीं देता, वो उत्पादन नहीं बढ़ाता, वो अर्थव्यवस्था में घूमता नहीं है, वो बस पड़ा रहता है। यही वजह है कि कई अर्थशास्त्री सोने को डेड एसेट कहते हैं। लेकिन यहीं पर द कॉमन मैन वाला सवाल भी खड़ा होता है ना। अगर मध्यम वर्गीय परिवार अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए सोना खरीदता है, तो क्या उसे दोष देना सही है? या फिर ऐसी आर्थिक व्यवस्था बनानी चाहिए जहां लोगों को सोने पर निर्भर रहना ही ना हो? आखिर रुपया गिर क्यों रहा है?
अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर, रुपया गिर क्यों रहा है। अगर इसे बहुत आसान भाषा में समझे तो तीन बड़ी वजह है। पहली वजह है भारत जितना निर्यात करता है उससे ज्यादा आयात करता है। दूसरी वजह है विदेशी निवेशक अपना पैसा भारत से निकाल रहे हैं। तीसरी वजह है दुनिया भर में डॉलर मजबूत हो रहा है। इन तीनों का असर एक साथ पड़ रहा है और भारत को तेल चाहिए, भारत को सोना चाहिए, भारत को कई चीजें बाहर से खरीदनी पड़ती है और इन सब के लिए एक डॉलर ही चाहिए ना। जितना ज्यादा डॉलर चाहिए होगा उतनी ज्यादा डॉलर की मांग बढ़ेगी और जब मांग बढ़ती है तो कीमत बढ़ती है। यानी डॉलर मजबूत होता है, रुपया कमजोर होता है और इसमें एक और समस्या जुड़ गई, विदेशी निवेशक भी पैसा निकाल रहे हैं। यानी डॉलर बाहर जा रहा है और अंदर कम आ रहे हैं, तो स्वाभाविक है ना कि रुपए के दबाव बढ़ेगा ही। और यही आज हो रहा है। 1991 की कहानी है जिसका असर आज भी है। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प आर्थिक अवधारणा आती है, इम्पॉसिबल ट्रिनिटी। नाम सुनने में कठिन लगता है लेकिन विचार बहुत सरल है। इसके अनुसार कोई भी देश तीन चीजें एक साथ नहीं करता, पूरी तरह खुल विदेशी निवेश, पूरी तरह स्थिर मुद्रा और पूरी तरह स्वतंत्र मौद्रिक नीति। तीनों एक साथ नहीं मिल सकती। भारत ने 1991 के बाद फैसला किया कि विदेशी निवेश को खुली छूट दी जाएगी क्योंकि उस समय भारत के पास सिर्फ कुछ हफ्तों के आयात के बराबर विदेशी मुद्रा बची थी। देश आर्थिक संकट में था, हमें निवेश चाहिए था, हमें विदेशी कंपनियां चाहिए थी, हमें डॉलर चाहिए था और इसीलिए हमने विदेशी निवेशकों से कहा आइए भारत में निवेश कीजिए और जब चाहे अपना पैसा वापस ले जाइए। उस समय यह फैसला जरूरी था लेकिन हर फैसले की एक कीमत होती है। आज जब दुनिया में संकट आता है तो वही निवेशक पैसा निकालकर दूसरे देशों में ले जाते हैं और इसका असर रुपए पर पड़ता है। विदेशी निवेशक पैसा क्यों निकाल रहे हैं? अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आता है। अगर भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, अगर भारत में करोड़ों उपभोक्ता है, अगर भारत में युवा आबादी है, तो फिर विदेशी निवेशक पैसा निकाल क्यों रहे हैं? क्या उन्हें भारत पर भरोसा नहीं है? तो देखिए, मामला इतना सीधा नहीं है। निवेशक किसी देश से प्यार नहीं करते, निवेशक सिर्फ मुनाफे से प्यार करते हैं। जहां ज्यादा रिटर्न मिलेगा पैसा वहां जाएगा। आज अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ी हुई है, अमेरिकी डॉलर मजबूत हो रहा है और जब दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है, युद्ध होते हैं, भू राजनीतिक तनाव बढ़ता है, तो निवेशक सुरक्षित जगह ढूंढते हैं और उनके लिए सबसे सुरक्षित जगह अक्सर अमेरिकी डॉलर होता है। यानी एक विदेशी निवेशक के सामने विकल्प है, या तो वो भारत जैसे उभरते बाजार में जोखिम ले या अमेरिका में अपेक्षाकृत सुरक्षित रिटर्न ले। कई निवेशक दूसरा विकल्प चुन रहे हैं और यही वजह है कि भारत समेत कई देशों से पूंजी बाहर जा रही है। लेकिन यह सिर्फ दुनिया को दोष देकर नहीं बचा जा सकता। हमें खुद से भी सवाल पूछना होगा, क्या भारत निवेशकों के लिए पहले जितना आकर्षक बना हुआ है? क्या हमारी नीतियां पर्याप्त स्थिर हैं? क्या कारोबार करना आसान हो रहा है? क्या निवेशकों को लंबे समय तक यहाँ टिके रहने की वजह मिल रही है? ये वो सवाल है जिनका जवाब हमें ईमानदारी से देना होगा, क्योंकि समस्या को स्वीकार किए बिना समाधान नहीं निकलता ना। आरबीआई आखिर कर क्या रहा है? अब बहुत से लोग पूछते हैं कि अगर रुपया गिर रहा है तो आरबीआई क्या कर रहा है? क्या आरबीआई सिर्फ बैठकर देख रहा है? तो नहीं, आरबीआई लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन समस्या यह है कि आरबीआई जादू नहीं कर सकता। उसके पास दो ही रास्ते होते हैं, पहला डॉलर की सप्लाई बढ़ाओ, दूसरा रुपए की मांग बढ़ाओ। फिलहाल आरबीआई डॉलर बेच रहा है। जब आरबीआई अपनी विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर बाजार में बेचता है तो डॉलर की उपलब्धता बढ़ती है, इससे डॉलर की कीमत पर कुछ थोड़ा सा दबाव आता है, रुपए को थोड़ी राहत मिलती है। लेकिन यहाँ एक समस्या है, हमारे पास डॉलर अनलिमिटेड नहीं है ना। फॉरेक्स रिजर्व भी कोई वीडियो गेम का लाइव बार तो नहीं है कि खत्म हुआ तो फिर से बढ़ जाएगा। उसी रिजर्व में से हमें तेल भी खरीदना है, उसी रिजर्व से हमें आयात करना है, उसी रिजर्व से हमें संकट के समय अर्थव्यवस्था को संभालना भी है। इसलिए आरबीआई सिर्फ समय खरीद सकता है, समस्या खत्म नहीं कर सकता। और यहाँ ऐसे है जैसे किसी मरीज को दर्द की दवा देना, दर्द कुछ समय कम हो जाएगा लेकिन बीमारी का इलाज तो अलग से करना पड़ेगा ना। चीन, जापान और हम एक दिलचस्प तुलना करते हैं। अगर भारतीय रुपया इतना दबाव झेल रहा है तो चीन का युआन क्या टिक रहा है? तो चीन की रणनीति अलग है। चीन में पूंजी के बाहर जाने पर कई तरह की सीमाएं हैं, कोई भी बड़ी रकम आसानी से देश से बाहर नहीं जा सकती। दूसरी बात,
चीन दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक है। वो दुनिया को इतना सामान बेचता है कि डॉलर लगातार चीन में आते रहते हैं, यानी चीन के पास डॉलर की कमी नहीं है। अब जापान को देखिए। जापान दशकों से एक विकसित अर्थव्यवस्था है। वहाँ के निवेशक ने दुनिया भर में पैसा लगाया हुआ है। आज जब दुनिया में अनिश्चितता बढ़ रही है तो जापानी निवेशक अपना पैसा वापस जापान ले रहे हैं। इससे जापान को फायदा मिल रहा है। सिंगापुर को देखिए, वहाँ व्यापार आसान है, वित्तीय प्रणाली मजबूत है और दुनिया भर के निवेशक उसे सुरक्षित जगह मानते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि चीन क्या कर रहा है या जापान क्या कर रहा है, सवाल यह है कि भारत क्या सीख सकता है। और शायद सबसे बड़ी सीख यही है कि मजबूत मुद्रा सिर्फ भाषणों से नहीं बनती, मजबूत मुद्रा मजबूत अर्थव्यवस्था से नहीं बनती। पाकिस्तान वाला तर्क सोशल मीडिया पर अक्सर एक तर्क दिया जाता है, देखो पाकिस्तानी रुपया तो भारतीय रुपये से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन क्या यह पूरी कहानी है? तो नहीं, क्योंकि दोनों देशों की परिस्थिति पूरी तरह से अलग है। पाकिस्तान आईएमएफ के सहारे चल रहा है, वहाँ की कई आर्थिक नीतियाँ सीधे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से प्रभाव से है। इसलिए सिर्फ मुद्रा चाल देखकर निष्कर्ष निकालना खतरनाक हो सकता है। अर्थव्यवस्था सिर्फ एक नंबर नहीं होती, उसमें रोजगार भी होता है, उद्योग भी होते हैं, उत्पादन भी होते हैं, निवेश भी होते हैं और इसीलिए हमें हमेशा पूरी तस्वीर देखनी चाहिए। आधा सच कई बार पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। समाधान नंबर 1 पेट्रोल बचाओ नहीं है, सिस्टम बदलो। अब समस्या बहुत हो गई, आइए समाधान की बात करते हैं। और यही से द कॉमन मैन की सोच शुरू होती है। सरकार कहती है कि पेट्रोल बचाओ, ठीक बात है, लेकिन सवाल यह है कि कैसे बचाए? क्या सिर्फ जनता को भाषण देने से पेट्रोल बच जाएगा? अगर कोई व्यक्ति रोज 25 किलोमीटर ऑफिस जाता है तो क्या वह सिर्फ देशभक्ति के नाम पर पैदल जाएगा? नहीं ना, उसे विकल्प चाहिए। यहीं पर असली समाधान आता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अगर आप यूरोप जाएं, जापान जाएं, सिंगापुर जाएं तो आपको एक चीज समझ में आएगी, विकास का मतलब हर आदमी के पास कार होना नहीं होता। विकास का मतलब होता है कार की जरूरत ही ना पड़े। जब बसें समय पर आए, जब मेट्रो तक पहुंचना आसान हो जाए, जब फुटपाथ चलने लायक हो, जब साइकिल ट्रैक सुरक्षित हो, तब लोग खुद कार छोड़ देंगे ना। भारत में अक्सर उल्टा होता है, मेट्रो बन गई लेकिन स्टेशन तक पहुंचने का रास्ता ही नहीं है, बस स्टॉप है लेकिन बस ही नहीं है, फुटपाथ है लेकिन उस पर अतिक्रमण है और फिर हम लोगों को कहते हैं कि पेट्रोल बचाओ। ये जनता की समस्या नहीं है, ये एक डिजाइन की समस्या है और डिजाइन सरकार को ठीक कर सकती है। बात करते हैं विदेश यात्रा की। सरकार कहती है कि विदेश मत जाओ, भारत घूमो। सच कहूँ, इस भावना से मुझे कोई भी समस्या नहीं है। भारत जितना खूबसूरत देश है शायद ही दुनिया में दूसरा हो। लेकिन यहाँ भी एक सवाल है, क्या हमने भारत घूमना आसान बनाया है? अगर किसी को लक्षद्वीप जाना है तो उसे कितनी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। अगर किसी को कोकण जाना है तो टिकट मिलना ही चुनौती बन जाता है। अगर किसी को ऐतिहासिक स्थल तक पहुंचना है तो बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिलती। फिर हम हैरान होते हैं कि लोग विदेश में क्यों जाते हैं। पर्यटन सिर्फ एक छुट्टी नहीं है, पर्यटन डॉलर कमाने का एक उद्योग है। जब विदेशी पर्यटक भारत में आते हैं तो वे अपने साथ विदेशी मुद्रा भी लाते हैं ना। यानी पर्यटन सिर्फ संस्कृति नहीं, अर्थव्यवस्था भी है। और शायद इस क्षेत्र में अब भारत अभी भी अपनी क्षमता पर पूरा उपयोग नहीं कर पाया है। द कॉमन मैन की बात में आखिरी बात है, इस पूरे वीडियो का निष्कर्ष बहुत सरल है। रुपया गिर रहा है, यह सच है, चिंता की बात है, लेकिन यह दुनिया का अंत नहीं है। हर आर्थिक समस्या का समाधान होता है, लेकिन समाधान तभी निकलता है जब हम ईमानदारी से समस्या को स्वीकार करें। मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि आम आदमी भी अपनी भूमिका निभा सकता है, पेट्रोल बचा सकता है, अनावश्यक खर्च कम कर सकता है, स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा दे सकता है। लेकिन मैं एक बात और मानता हूँ, अगर देश एक परिवार है तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी उस व्यक्ति की होती है जो परिवार चला रहा है। नेतृत्व का मतलब सिर्फ सलाह देना नहीं होता, नेतृत्व का मतलब होता है उदाहरण बनाना होता है। अगर जनता से त्याग मांगा जाए तो सरकार को भी त्याग दिखाना होगा। अगर जनता से बचत की उम्मीद की जाए तो सरकार को भी जवाबदेही दिखानी होगी, क्योंकि आखिर में रुपया सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं है, यह करोड़ों भारतीयों की मेहनत का प्रतीक है। यह उस मजदूर की कमाई है
जो रोज दिहाड़ी करता है, यह उस किसान की आय है जो मानसून का इंतजार करता है, यह उस मध्यम वर्गीय परिवार की बचत है जो अपने बच्चों का भविष्य बनाने की कोशिश कर रहा है। और इसलिए रुपए का बचना सिर्फ आरबीआई का काम नहीं है, सिर्फ सरकार का काम नहीं है, सिर्फ जनता का काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उन लोगों की है जिन्हें हमें देश की अर्थव्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी सौंपी है। आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ जनता से अपील करके रुपया बचाया जा सकता है, या अब समय आ गया है कि सरकार भी कुछ बड़े और कठिन फैसले ले ले? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए।